Hello children, how are you? Well, today we will do the exercises and question answers from chapter 7, Nanhi Kalam se. So let's start with the शब्दार्थ first. पहला शब्द है पेज नंबर 59. पहला शब्द है संकलित करना, मीन्स इकट्ठा करना, टू कलेक्ट. हड़बड़ाहट, घबराहट, नर्वसनेस. स्मृतियाँ, यादें, मेमोरीज. अफसोस, दुख, यू कैन से अलास, सैड फीलिंग. देन नेक्स्ट इज पाठ को समझें. सही उत्तर पर टिक लगाओ. तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुननी है. सो पहला प्रश्न है, बृहस्पतिवार को वर्तिका के घर पर कौन आया था? तो आपको पता है, आपने स्टोरी सुनी, पढ़ी, तो कौन आया था? बुआ जी का परिवार. तो इसके सामने आप टिक लगाएंगे. नेक्स्ट, शनिवार को वर्तिका ने क्या नाटक किया? तो कैसा नाटक किया था उसने? स्कूल ना जाने के लिए पेट दर्द का नाटक. तो उसके सामने आप टिक लगाएंगे. अगला है, रविवार को वर्तिका ने किसका कार्ड बनाया? किसका बनाया था? क्षमा याचना का, अपॉलॉजीज कार्ड. तो उसके सामने आपने टिक लगाना है. तो इसके नेक्स्ट है अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो. तो अब है प्रश्नों के उत्तर, तो ये भी हम डिस्कस करते हैं. पहला प्रश्न, पहले है मौखिक प्रश्न. पहला है, वर्तिका की कॉपी कहाँ थी? तो कहाँ थी उसकी कॉपी? उत्तर, वर्तिका अपनी कॉपी घर पर ही भूल गई थी. अगला प्रश्न है, ये मौखिक है तो आपने टू द पॉइंट आंसर्स देने हैं. अगला है, वर्तिका ने 6 बजे उठकर क्या किया? उत्तर, वर्तिका 6 बजे उठकर अपनी प्यारी सहेली रीमा के साथ बाहर खेलने चली गई. अगला प्रश्न, वर्तिका ने पेट दर्द का नाटक क्यों किया? उत्तर, वर्तिका जब दूसरे दिन भी अपना हिंदी का गृह कार्य करना भूल गई तो हिंदी की अध्यापिका की डांट के भय से उसने उस दिन स्कूल ना जाने का फैसला किया. इसके लिए उसे पेट दर्द का झूठा नाटक करना पड़ा. अगला प्रश्न है, घ, वर्तिका ने अपने माता पिता से क्या वादा किया? उत्तर, वर्तिका ने अपने माता पिता से फिर कभी झूठ ना बोलने का वादा किया. अगला प्रश्न, यह इतवार हर इतवार से अलग कैसे था? उत्तर, हर इतवार वर्तिका और रीमा मिलकर खूब मस्ती करती थीं. पिछले दिन उसकी मम्मी व रीमा की मम्मी में बहस हो जाने के कारण वर्तिका इस इतवार रीमा के पास खेलने ना जा पाई थी. इसलिए यह इतवार हर इतवार से अलग था. अब है लिखित प्रश्न. पहला है, वर्तिका कॉपी रखना क्यों भूल गई? उत्तर, वर्तिका की बुआ जी का परिवार उनके घर आया था. रात को वे लोग देर से गए. वर्तिका भी रात को देर से सोई तो सुबह देर से उठने पर हड़बड़ाहट में बस्ते में कॉपी रखना भूल गई. अगला प्रश्न है, क्या सुनकर वर्तिका की जान में जान आई? उत्तर, जब वर्तिका हिंदी की कॉपी घर भूल गई तो उसकी अध्यापिका ने उसे डांटने के स्थान पर कहा कि वह कल अपनी कॉपी जरूर लाएगी और आज का काम भी कर लेगी. यह सुनकर वर्तिका की जान में जान आई. अगला प्रश्न है, वर्तिका को क्या बुरा लग रहा था? उत्तर, उसके पेट दर्द के झूठे नाटक के कारण उसके माता पिता को अपना जरूरी काम छोड़कर घर पर ही रुकना पड़ा था. यह सोचकर वर्तिका को बुरा लग रहा था. अगला प्रश्न, सच बताने पर पापा ने वर्तिका से क्या कहा? उत्तर, सच बताने पर पापा ने वर्तिका से मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है. तुम्हें अपने झूठ बोलने पर अफसोस है, यह अच्छी बात है. अगला प्रश्न, वर्तिका को रीमा की मम्मी को मनाने का क्या उपाय सूझा? उत्तर, रीमा की मम्मी को मनाने के लिए वर्तिका ने अपनी मम्मी की तरफ से क्षमा याचना कार्ड बनाया और उनकी नज़र बचाकर रीमा की मम्मी को दे आई. अगला प्रश्न, कार्ड पाकर
रीमा की माँ ने क्या किया? उत्तर, कार्ड पाकर रीमा की माँ खुश हुई और फिर उन्होंने भी वर्तिका की मम्मी के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाया और उसे अपनी मम्मी को देने के लिए कहा। तो अब प्रश्न उत्तरों के पश्चात है अगला प्रश्न, भाषा को समझें। तो इसमें आप व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, बॉक्स में जो लिखा पहले मैं वो पढ़ती हूँ। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अप शब्दांश प्लस मान मूल शब्द इक्वल टू अपमान। तो उपसर्ग क्या है? इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। ये मैं पहले भी आपको किसी अन्य पाठ में पढ़ा चुकी हूँ, पर मैं फिर से पढ़ाती हूँ, बताती हूँ आपको। उपसर्ग प्रीफिक्स इन इंग्लिश। तो ये क्या होते हैं? किसी मीनिंगफुल वर्ड के आगे लगते हैं, आगे जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिए, मान। मान इज अ मीनिंगफुल वर्ड, मतलब जिसका कुछ अर्थ है। मान मीन्स रिस्पेक्ट। तो इसके आगे जुड़कर जब इसके आगे हमने अप जोड़ा तो बन गया नया शब्द अपमान। तो उसने नया अर्थ दिया, अपमान मतलब इंसल्ट, तो उसका ऑपोजिट बन गया। तो दिस इज द रोल ऑफ प्रीफिक्स। और हिंदी में उपसर्ग, ये किसी शब्द के आगे जुड़कर, किसी मीनिंगफुल वर्ड के आगे जुड़कर उसे कुछ नया अर्थ देते हैं। तो ये हो गया एक शब्द अपमान। अब नीचे उन्होंने क्या आपको करने के लिए दिया है, अब दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग करके लिखो। तो उन्होंने ऑलरेडी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए हुए हैं। आपने क्या करना है, उपसर्ग और मूल शब्द को सेपरेट करना है, अलग करके लिखना है। तो सबसे पहला शब्द है लापरवाह। लापरवाह मतलब केयरलेस। तो ये कैसे बना, ला प्लस परवाह। तो ला क्या है, उपसर्ग हो गया, प्रीफिक्स। तो प्रवाह का मतलब केयर, किसी का ध्यान रखना। तो उसने जब ला आगे जुड़ा तो उसने नया अर्थ दे दिया लापरवाह, केयरलेस, उसका ऑपोजिट हो गया। अगला शब्द है निडर। निडर मतलब फियरलेस, जिसको डर ना लगता हो। पर ये कैसे बना, नी प्लस डर। तो नी उपसर्ग है, प्रीफिक्स, और डर क्या है, फियर। उसके आगे जुड़ने से नया अर्थ बन गया निडर, जो फियरलेस हो गया। अवगुण, अव जमा गुण। तो गुण का मतलब क्वालिटी। तो इसके आगे जब हमने अव प्रीफिक्स लगाया, उपसर्ग अव लगाया, तो नया अर्थ आ गया अवगुण। तो क्या हो गया, उसकी बैड क्वालिटीज, तो उसका ऑपोजिट हो गया। सकुशल, कुशलता सहित। कुशल मतलब वेलनेस, है ना। और जब हमने उसके आगे स लगा दिया, सकुशल मतलब कुशलता सहित, विद। तो स ने अर्थ दिया विद, तो स इज प्रीफिक्स, हिंदी में इसको उपसर्ग कहते हैं। अनुरोध, अगला शब्द है अनुरोध। तो अनु जमा रोध। रोध का मतलब होता है रुकावट, तो इसका मतलब बैरियर। जब इसके आगे हमने अनु लगा दिया तो नया शब्द बन गया अनुरोध। तो अनुरोध का मतलब रिक्वेस्ट, तो नया अर्थ मिल गया। संवाद, सम जमा वाद। तो वाद का मतलब अदरवाइज इज़म भी होता है, ISM इज़म। और वाद का मतलब जैसे वाद विवाद। तो सम आगे उपसर्ग लगाने से, प्रीफिक्स लगाने से क्या बन गया, संवाद, नया शब्द, मतलब डायलॉग। सफल, फल का मतलब फल, फ्रूट भी होता है, फल का मतलब परिणाम, है ना। तो जब हम उसके आगे स उपसर्ग लगा रहे हैं तो नया अर्थ बन गया सफल। सफल मतलब सक्सेसफुल। अनजान, जान मतलब जानना, टू नो। जब आगे उसके अन उपसर्ग लगाया तो अनजान, जिसको हम जानते नहीं है, अननोन, तो उसका ऑपोजिट हो गया। तो ये है उपसर्ग और मूल शब्द। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, पाठ में से 5 संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द छांट कर लिखो। तो आपने इस जो आपने अभी ये नन्ही कलम से स्टोरी पढ़ी, उसकी डायरी पढ़ी वर्तिका की, तो उसके पन्नों में से, उसकी डायरी के पन्नों में से आपने 5 संज्ञा मतलब नाउन वर्ड्स, 5 सर्वनाम मतलब प्रोनाउन वर्ड्स, और क्रिया वर्ब्स, 5 वर्ब्स आपने उस लेसन में से ही चुनकर लिखनी, अपने मन से नहीं लिखनी। तो मैंने यहाँ पे कुछ शब्द छांट कर लिख दिए हैं आपके लिए। आप इन शब्दों को भी याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या कोई और भी आप छांट सकते हैं उस लेसन में। और भी संज्ञाएं होंगी, और भी सर्वनाम होंगे, और भी क्रियाएं होंगी, है ना। तो आप कोई भी 5 शब्द चुन सकते हैं, 5, ठीक है। तो नाउन भी आपको पता है, नेमिंग वर्ड्स, कोई भी नेमिंग वर्ड ले सकते हैं। सर्वनाम, प्रोनाउंस, द वर्ड्स यूज्ड इन वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। तो सर्वनाम, प्रोनाउंस, तो आप ये भी चुन सकते हैं लेसन में से कोई और भी। और क्रिया वर्ब, तो एक्शन वर्ड्स,
तो आप ये भी कोई और भी ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, फिर बॉक्स में जो दिया पहले पढ़ते हैं हम। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब। तो आपने विशेषण भी पढ़ लिया, क्रिया भी पढ़ ली। विशेषण मतलब एडजेक्टिव है ना, जो नाउन की को क्वालिफाई करता है, जो नाउन की संज्ञा की विशेषता बताता है वो तो है विशेषण। जैसे अच्छा लड़का, तो लड़का क्या है नाउन और अच्छा क्या है एडजेक्टिव विशेषण, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि लड़का कैसा है अच्छा। तो जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्या क्रिया की विशेषता बताता है, वो नाउन की जो बताता है वो एडजेक्टिव, जो एडवर्ब क्या है वो वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे अच्छा लड़का अच्छा पढ़ता है, तो ये अच्छा लड़का तो हो गया पहला वाला अच्छा जो शब्द है वो एडजेक्टिव हुआ। अब उसके बाद हमने क्रिया के साथ भी अच्छा लगा दिया, अच्छा लड़का अच्छा पढ़ता है, तो क्रिया क्या है पढ़ना, पढ़ता है, टू रीड टू स्टडी। तो उसके आगे कैसा पढ़ता है अच्छा पढ़ता है। तो अब हमने किसको डिफाइन कर रहे हैं क्रिया को, कि कैसा है उसकी क्रिया का, पढ़ता कैसा है अच्छा पढ़ता है, तो ये है क्रिया विशेषण, इसको इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। तो आप यहाँ पे और उदाहरण क्या दिया है, क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के काल, स्थान, मात्रा तथा रीति के बारे में बताते हैं। जैसे तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया कि उसके क्रिया का काल, समय किस समय क्रिया हुई, वो जो एक्शन है जो काम हुआ कब हुआ, स्थान मतलब किस स्थान पर हुआ, किस जगह पर हुआ, मात्रा परिमाण मतलब उसकी कितना मेजरमेंट, उसकी कितना किया उसने, किस मात्रा में अनुपात में किया, तथा रीति मतलब स्टाइल, किस ढंग से किया। तो लेट्स सी द सेंटेंसेस डाउन। पहला है बुआ जी कल आई थी, बुआ जी आई थी, तो आई थी इज वर्ब क्रिया, कब आई थी कल आई थी, तो कल क्या है एडवर्ब क्रिया विशेषण। तो कल क्या हुआ समय बता रहा है, टाइम बता रहा है, कब आई थी कल आई थी मतलब येस्टरडे, तो ये क्या हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है मैं बाहर खेलने गई थी, मैं बाहर खेलने चली गई, तो खेलने चली गई कहाँ गई बाहर, तो खेलने की विशेषता कहाँ गई खेलने, बाहर गई, अंदर नहीं बाहर गई, तो उसकी विशेषता क्या है बाहर गई। तो ये क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उसका प्लेस बता रहे हैं कि कहाँ गई, तो इसको कहेंगे हम, इसका सेकेंड टाइप ऑफ क्रिया विशेषण दैट इज स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो दैट इज बाहर। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाक्य है मैं काफ़ी थक गई थी क्या है वो क्रिया, कितना थक गई थी बहुत ज़्यादा, काफ़ी मतलब टू मच बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी क्या है उसका परिमाण बता रहे हैं, मेजरमेंट बता रहे हैं उसका कि कितना थकी थी, तो इसलिए क्या हुआ इसको बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा टाइप। चौथा सेंटेंस है वर्तिका धीरे धीरे हंसने लगी, वर्तिका हंसने लगी मतलब स्टार्टेड लाफिंग, तो हंसना क्या है क्रिया, तो उसकी हमने क्वालिफाई कैसे किया, उसको डिफाइन कैसे किया, कैसे हंसी, ऊंची ऊंची नहीं, जोर जोर से नहीं, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या है उसके हंसने का तरीका, उसका स्टाइल, उसका ढंग, तो ये क्या है रीति, इसको बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ क्रिया विशेषण दैट इज एडवर्ब इन इंग्लिश। तो ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचो, तो मैंने आपके लिए भी खींच दी है, आप प्रैक्टिस के लिए और वाक्य भी उसमें से पाठ में से छांट कर क्रिया विशेषण आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो पहला वाक्य है मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, मैं विद्यालय जाती हूँ, तो टू गो इज वर्ब, कब जाती हूँ प्रतिदिन डेली, तो प्रतिदिन क्या हो गया क्रिया विशेषण। माताजी कल दिल्ली जाएंगी, कब जाएंगी, तो ये कालवाचक हो गया कल। ठीक है, मैं देर रात तक जागती रही, मैं जागती रही, तो जागना क्या है वर्ब, तो कब तक जागती रही देर रात तक, तो ये उसका क्या है कालवाचक फिर आ गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है बारी बारी से अपना नाम लिखो, अपना नाम लिखो, नाम लिखना वर्ब है क्रिया है, तो कैसे लिखना है बारी बारी से, तो ढंग बता रहे हैं लिखने का, तो कि टर्न वाइज 1 by 1 यू शुड कम एंड राइट, है ना, तो ये क्या हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह अधिक बोलती है, वह बोलती है, बोलती क्या हो गया क्रिया, ठीक है वो, तो कितना बोलती है अधिक, तो ये परिमाणवाचक, उसका मेजरमेंट बता दिया कि बहुत बोलती है तो उसका परिमाण बता दिया।
मैं कक्षा में ध्यान पूर्वक सुनती हूँ। कैसे सुनती हूँ? ध्यान से। तो ये क्या हो गया उसका तरीका, सुनने का तरीका, तो ये रीतिवाचक, ठीक है। तो ये हो गया आपके सभी, मैंने अंडरलाइन कर दिए। अब क्या है, चलो बात करें। तो जस्ट सिंपली यू कैन डिस्कस। और यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ टिक लगाए हैं, आप कुछ आपकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप अपने सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो क्या करना, क्या आपने, दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी, इसको करना कोई ज़रूरी नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं ज़रूरी। नीचे दी गई तालिका में लिखे कामों को करके आपके सहपाठी को कैसा लगता है? सहपाठी मतलब क्लासमेट। जोड़े बनाकर बातचीत करो। अब बातचीत के आधार पर तालिका के उचित कॉलम में टिक लगाओ। तो क्या एक्टिविटी है कि पहला है रिश्तेदार के घर जाना, किसी अपने रिलेटिव के पास के घर जाना आपको कैसा लगता है, आपके सहपाठी को या आपको, तो आपने डिस्कस करना है आपस में। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कुछ खास नहीं, या बिल्कुल बेकार लगता है। तो मैंने अच्छा लिख दिया है ना। आपको यदि बहुत अच्छा लगता है आप उस पर टगा, यदि आपको रिश्तेदारों के पास जाना अच्छा नहीं लगता तो कुछ खास नहीं या बिल्कुल बेकार, जो भी आपका चॉइस है, यू कैन पुट टिक ओवर देयर। घर के बाहर खेलना, ये तो सबको अच्छा लगता है, तो मैंने बहुत अच्छा लिख दिया। आपको किसी को नहीं अच्छा लगता तो अच्छा पे या उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हो। टीवी देखना, ये भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली टिक कर सकते हो। बाजार में खरीदारी करना, शॉपिंग करना, आप किसको अच्छा लगता है नहीं लगता, उसके अकॉर्डिंगली आप टिक करेंगे। पुस्तकें पढ़ना, रीडिंग इज़ अ गुड हॉबी, है ना। तो आपको यदि अच्छी नहीं है तो आपको डेवलप करनी चाहिए। रीडिंग बहुत अच्छी बात है, रीडिंग करना, है ना। तो पुस्तकें पढ़ना, अच्छी बुक्स पढ़ना, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने टिक लगाना है। घूमने जाना, तो ये भी आप उसके अकॉर्डिंगली अच्छा, ये तो सबको अच्छा लगता है, तो मैंने बहुत अच्छा पर टिक लगाया, आप अपने अकॉर्डिंगली टिक लगाएंगे। फिर है साइकिल चलाना, ये भी बच्चों को अच्छा लगता है, तो उस पर उसके अकॉर्डिंगली आपने टिक लगाना है। नेक्स्ट है जीवन कौशल। तो इसमें क्या इसके अंतर्गत दिया, आपको यहाँ पे वैल्यूज सिखाते हैं, है ना, कि आपका चचेरा भाई आपके साथ छुट्टियाँ बिताने आपके घर आया है। चचेरा भाई मतलब कज़न। अगर उसके पास अच्छे कपड़े ना हो और वह गांव की भाषा में बात करता हो तो आप क्या करेंगे? तो देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन, तो आपने बेस्ट ऑप्शन को टिक करना है। उसका मजाक उड़ाएंगे? नो। उसे उसी तरह स्वीकार करेंगे जैसा है? नो। हम उसकी हेल्प करनी चाहिए ना, एज इट इज़ जो है उसको वैसे ही रहने दें, तो ये अच्छी बात नहीं, उसकी हेल्प करनी चाहिए उसको और अच्छा बनाने में। उसे अपने साथ बाहर नहीं ले जाएंगे तो बहुत बुरी बात है, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे हम। उसे अपने कपड़े देंगे तथा अपनी भाषा सिखाएंगे। यस, ये हमें करना चाहिए कि यदि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं तो हमारे पास तो बहुत सी ड्रेसेस हैं, हम अपनी कोई ड्रेस उसको देंगे, जितने दिन है उसको अपनी ड्रेसेस देंगे पहनने के लिए। और अपनी भाषा, उसको जो गांव की भाषा बोलता है, जो ज़्यादा अच्छी भाषा नहीं है, उसको अच्छी लैंग्वेज, अच्छी तरह से लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, तो हम उसे अच्छे से ढंग से बातचीत करना सिखाएंगे, अच्छी भाषा में बात करना सिखाएंगे। तो इस पर आप टिक लगाएंगे। अंत में है आओ गणित से जुड़ें। गणित मतलब मैथ्स, तो मैथ्स में आप करते हो ना ग्राफ वर्क, तो ये ग्राफ आपको दिया है तो ये भी इंटरेस्टिंग है, आप कर सकते हैं। नीचे दिए ग्राफ में पिकनिक के लिए आए बच्चों द्वारा लाया गया भोजन दर्शाया गया है। तो इसमें ये ग्राफ किसका है कि पिकनिक पर बच्चे जो गए किसी कक्षा के, तो वो कौन कौन सा खाने के लिए चीज़ लाए, है ना। तो आप ध्यान से देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। तो बच्चे क्या क्या लाए हैं, कोई ढोकला लाया, कोई सैंडविच लाया, कोई परांठा लाया, कोई इडली, और कोई नहीं भी लाया खाना, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली जो ग्राफ को देखकर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है कितने बच्चे सैंडविच लाए हैं, तो आप देखेंगे सैंडविच वाला जो ग्राफ है तो उसमें 20 तक वो पहुंचा हुआ ऊंचा, है ना, तो आप लिखेंगे 20। उसके बाद कितने बच्चे खाना नहीं लाए, तो खाना नहीं लाए अंत में दिया हुआ लास्ट में, तो 5, है ना। उसके बाद कौन सी खाने वाली चीज़ संख्या में सबसे कम है, तो सबसे कम कौन सी खाने वाली चीज़ है? परांठा। परांठा बहुत कम बच्चे लाए, है ना, ग्राफ देखकर आप भी मार्क करेंगे। फिर है कौन सी खाने वाली, ऑरेंज जो ग्राफ था परांठे वाला, देखो सबसे जो नहीं खाना लाए वो तो कुछ भी नहीं ना लाए, उन्होंने कहा खाने वाली कौन सी चीज़ सबसे कम है, तो परांठा सबसे कम था।
उसके बाद है कौन सी खाने वाली चीज़ को लाने वाले बच्चों की संख्या समान है। तो 2 चीज़ें बच्चे जो लाए वो एक सी नंबर में लाए, जैसे कि आप देखो ढोकला और जो इडली है उनका ग्राफ बराबर है ना, तो दोनों कुछ बच्चे जो लाए ढोकला उतने ही बच्चे इडली भी लाए। तो ये आप लिखेंगे उसको ग्राफ को देखकर। फिर अंत में पूछा उन्होंने पिकनिक पर गए बच्चों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी टोटल हुई सबको ऐड करके आप देखो तो 65 बनी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका अंतिम प्रश्न। तो इसको आप एक बार सारे पार्ट को एक बार फिर से रिवाइज करना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू सून विद सम अदर टॉपिक, टिल देन बाय बाय।